अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पीड्स वर्ल्ड। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रसूल है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है खून की कमी, अनीमिया इन चिल्ड्रन। अनीमिया का इलाज करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अनीमिया की कॉज को समझा जाए कि अनीमिया या खून की कमी बच्चों में किस वजह से हो रही है। अक्सर पेरेंट्स आते हैं ओपीडी पे कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का रंग पीला हो गया, या डॉक्टर साहब ये चिड़चिड़ा बहुत हो गया है, भूख नहीं लग रही इससे, या बेचैन रहता है। तो जब हम पेशेंट को देखते हैं तो वो हमें पेल लगता है। पेल का मतलब पीला, उसकी रंगत पीली हो जाती है। तो जब उसकी लैब वर्क करवाया जाता है तो पता लगता है कि इसमें खून की कमी है। अब खून की कमी बच्चों में होती किस वजह से है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहली वजह जो है कि जो बच्चे ट्रांजिशन फेज़ में आते हैं कि मदर फीड से उनकी वीनिंग डाइट स्टार्ट करते हैं, तो वो प्रॉपर वीनिंग डाइट नहीं होती, या बच्चे 2 साल तक या इससे बड़ी उम्र तक बच्चे ज़्यादातर दूध पर रहते हैं। वो घर का दूध है, गाय का दूध है, या फार्मूला फीड्स हैं, तो उस वजह से वो सॉलिड डाइट नहीं लेते, जिसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो वजूहात हैं वो उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें वर्म इन्फेस्टेशन होती है, मतलब पेट में कीड़े होते हैं, तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। या बच्चों में कुछ ऐसा होता है कि पेशाब के ज़रिए, पखाने के ज़रिए, या बार बार नाक के ज़रिए नक्सीर फट जाना जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए खून का लॉस हो रहा होता है। या जो बड़ी बच्चियाँ हैं थोड़ी सी उम्र में, उनमें माहवारी के ज़रिए ब्लड लॉस हो रहा होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि खून की कमी का इलाज से ज़्यादा ज़रूरी जो काम है वो ये है कि आप उसकी वजह ढूँढें कि उसमें खून की कमी क्यों हो रही है। या तो वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है या किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से खून की कमी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ वजूहात हैं, या इसमें जैसे अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ जिसे कहते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है या सीलियक डिजीज़ है, तो ये किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से उसको हो रही है। अब हम देखते हैं कि या तो बच्चे आयरन ले रहे हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में, या वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है थ्रू यूरिन या स्टूल, या और भी कई वेज जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे कुछ बच्चे हैं उसमें कुछ डिजीज़ हैं, जेनेटिक डिजीज़, जिसकी वजह से खून का जो खून टूटता रहता है, उसका टूटने का एक प्रोसेस चलता रहता है, जिसमें थैलेसीमिया है, सिकल सेल अनीमिया है, हीमोग्लोबिन सी एस डिजीज़ हैं, जिसकी वजह से ये एक जो मिकदार खून की, हीमोग्लोबिन की उनको चाहिए बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, वो नहीं मिल सकती। अब इसमें इसके असरात क्या आते हैं बॉडी पर। सबसे पहला असरात जो आता है बॉडी पर वो ये है कि लिथार्जी, बच्चे सुस्त रहेंगे, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को हैप्पीली कैरी ऑन नहीं कर सकते, और जब प्रोलॉन्ग एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहता है तो उसकी वजह से उनकी हाइट नहीं बढ़ सकती, उनकी ग्रोथ वैसे नहीं हो सकती, और सबसे ज़्यादा जो एक अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो दूसरे बच्चों की निस्बतन काफ़ी कम होता है। मतलब उनकी ब्रेन ग्रोथ भी उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे की होती है। तो अब कई दफ़ा देखने को मिलता है कि पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा मिट्टी खाता है, या ये चूना खाता है, तो या कई बच्चे पेंट उतार के खा रहे होते हैं। अब जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनमें वर्म इन्फेस्टेशन होने के, मतलब पेट में कीड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब कई दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है कि पेरेंट्स अपने तौर पर या लोकल प्रैक्टिशनर्स में या पेरीफ्रीज में आयरन सप्लीमेंट्स बच्चों को दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आयरन नहीं बढ़ रहा होता। उसकी 3-4 कॉजेज़ हैं। एक ये कि नॉन कंप्लायंस, पेशेंट्स या पेरेंट्स इतने कंप्लाइंट नहीं हैं कि वो डेली बेसिस पर मेडिसिन लें, जब याद आया मेडिसिन दे दी, तो वो एक बड़ा फैक्टर है कि दवाई देने के बावजूद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या एनीमिया ट्रीट नहीं हो रहा था। दूसरा ये है कि वो किस मिकदार में दे रहे हैं, मिकदार कम में दे रहे हैं या ना होने के बराबर दे रहे हैं, तो उससे भी जो डेफिशिएंसी है उसको हम कोप नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बच्चे पेंट खाते हैं उसमें एक कंपोनेंट होता है लेड। लेड पॉइजनिंग के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें जब तक लेड डेपोजिशन जो बॉडी में है उसको हम ट्रीट नहीं करते तो आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, या वो इतना एफिशिएंट नहीं होता कि वो जो डेफिशिएंसी है उसको वो पूरा कर सके। दूसरा कुछ डिजीज़ हैं
जिसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है या सीलियक डिजीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है। तो जब तक हम उसके रूट फैक्टर को नहीं देखते तो आयरन देने से भी फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे अगर कई दफ़ा सुनने को मिलता है डॉक्टर साहब इसमें खून बहुत ज़्यादा कम था, हमने खून लगवाया भी है अपने गाँव से या पेरिफेरी में, लेकिन अब फिर वैसे ही हो गया। तो जब हम उसमें देखते हैं तो वो फिर जेनेटिक डिजीज़ की तरफ हम सोचते हैं, जिसमें थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जो मतलब खून बन नहीं रहा या जो खून है बॉडी में तो उसकी तोड़ फोड़ हो रही है। या एक और बड़ा फैक्टर है कि बोन मैरो सप्रेशन। कई डिजीज़ हैं जिसमें बोन मैरो सप्रेशन हो जाती है, जैसे हमारे हड्डियों में गूदा होता है जिसको अल्लाह ताला ने कुदरत ने एक नेचुरल फैक्ट्री बनाया खून बनाने की, तो वो स्प्रेस हो जाता है कई ड्रग्स की वजह से या मतलब कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं तो उसमें खून नहीं बनता। और ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम इसके आगे चलते हैं कि बच्चे में क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एक तो बच्चा सुस्त रहेगा, दूसरा वो स्कूल गोइंग एज में है तो वो इंटेलेक्चुअल लेवल उसका काफ़ी पुअर होगा दूसरे बच्चों से। दूसरा वो उसका जो एक दूसरे बच्चों के साथ इंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जो इसमें फिर जो मेरा एक मशवरा है आपके लिए वो ये है कि आप जब अपने बच्चों में ये साइंस देखें तो आप उस बच्चे की एक प्रॉपर असेसमेंट कराएं, किसी मुस्तनद डॉक्टर से उसकी असेसमेंट करवाएं ताकि पता लग सके कि ये या तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है या किसी क्रॉनिक डिजीज़ जो बॉडी में चल रही है उसकी वजह से आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अब हम इसमें देखते हैं कि जब हम इसके इन्वेस्टिगेशंस की तरफ देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस हम इसमें क्या क्या करवा सकते हैं ताकि रूट कॉज को देखा जा सके, तो उसमें सबसे पहले जो एक सिंपल टेस्ट है CBC का, जिसमें हम देखते हैं कि ये माइक्रोसिटिक है या मैक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक की और कॉजेज़ हैं और मैक्रोसिटिक की और कॉजेज़ हैं। इसके बाद हम फेरेटिन लेवल्स को देखते हैं और ये एक बड़ा डिफरेंशिंग पॉइंट है थैलेसीमिया में और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और उसके बाद हम करवाते हैं सीरम ट्रांसफेरेंस लेवल्स। और जैसे कुछ जेनेटिक डिजीज़ का जिक्र किया पहले, थैलेसीमिया या सिकल सेल, तो उसमें हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की वर्थ ऐसी है जैसे ब्लड ग्रुप की है कि मतलब लाइफ में हम एक दफ़ा करवाते हैं तो वो फॉर लाइफ आपका वो ही रहता है। तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आपको लगता है कि किसी पेशेंट में आप सस्पेक्ट करते हैं कोई जेनेटिक डिजीज़ को तो आप लाजमी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएं। अब आगे डिफरेंट फार्मूलेशंस अवेलेबल हैं तो लेकिन रूट कॉज को पहले डायग्नोज करें, उसमें अगर वर्म इन्फेस्टेशन है तो उसको पहले ट्रीट करें, लेड पॉइजनिंग है तो उसको ट्रीट करें, फिर उसके बाद आयरन सप्लीमेंट्स दें। अब एक और चीज़ देखने को बड़ी मिलती है कि जब हम आयरन सप्लीमेंट्स बच्चों में स्टार्ट करवाते हैं तो 2-3 दिन बाद पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब ये तो सिरप नहीं ठीक, इस सिरप से बच्चे को कब्ज़ हो गई है या इसको दस्त लग गए हैं या ये वॉमिटिंग करने लग गए। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आयरन हम स्टार्ट करवाते हैं तो बच्चे का जो स्टमक है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसमें हम ये कर सकते हैं उसको बंद करने के बजाय उसकी एक तो टाइमिंग आफ्टर मील्स रखें, ठीक है। दूसरा ये कि उसकी डोज को थोड़े वक्फे के लिए कम कर दें, फिर उसको जो रिस्पेक्टिव डोज उसकी एज और वेट के हिसाब से बनती है तो उस पर ले जाएँ। ये टेपरिंग अनटेपरिंग का मेथड है, लेकिन आप उसको बंद ना करें क्योंकि उसकी ज़रूरत बच्चे को है ग्रोथ के लिए और बाकी सारे चीज़ों के लिए। तो काइंडली आपका बच्चा अगर ये सारे सिम्टम्स उसमें मिलते हैं आपको तो आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से उसकी असेसमेंट करवाएं, रूट कॉज को फाइंड करें और उसको ट्रीट करें। थैंक यू सो मच।